कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज पार्ट 3 है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक आपको कंप्लीट कराऊंगे जो 75 मार्क्स के हैं। सॉरी 75 वर्ड्स के होते हैं, 3 मार्क्स के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर मेरे हाथ में है। पहला प्रश्न है, सॉरी 13वां प्रश्न है। नहीं, आपका जो भी 75 जो वर्ड्स के क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वो 9 to 12 है। तो आज 9 to 12 कंप्लीट कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो है 4 मार्क्स का, है ना। आपका प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक 3 अंक का है, जो लगभग 75 वर्ड्स में लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 13 से 17 तक जो है वो 4 अंक का है ना। और उसकी वर्ड लिमिट कितनी है? लगभग 120, है ना, लगभग अप्रोक्सीमेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का पहला, वो है क्वेश्चन नंबर 9। और उसमें दिया हुआ है कि भाई पूछा है कि राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है और स्थायी सदन भी कहा जाता है। तो पूछा है कि स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो उसका मैंने आंसर लिखा है आपके सामने कि राज्यसभा जो कि कभी भी भंग नहीं होती है ना, उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में कार्यकाल पूर्ण होने पर निकल जाते हैं, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। यानी जो राज्यसभा, जैसे कि लोकसभा भंग हो जाती है ना, प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं पूरी की पूरी, या बीच में भी कभी अगर ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए तो, या कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, बहुमत हासिल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर वो बीच में भी भंग हो सकती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो पूरी तरह भंग कभी नहीं होती। उसके 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर चले जाते हैं। उन्हीं 1/3 सीटों के लिए मतदान होता है, चुनाव होता है, फिर से नए आते हैं या उनमें से ही पुनर्निर्वाचित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। अगला इसका अथवा है। इसका प्रश्न था कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक ही प्रस्ताव होने पर सर्वसम्मति से और अधिक होने पर मतदान कराया जाता है। यानी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्य जो सांसद चुन के जाते हैं उनमें से ही चुना जाता है, ठीक है। और उसके लिए राष्ट्रपति एक नियत तारीख निश्चित करता है, उस तारीख पर मतदान होता है। अगर एक ही है तो सर्वसम्मति से उसको निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगर एक से अधिक लोगों के नाम के प्रस्ताव हैं तो मतदान कराया जाता है, और जिसको ज़्यादा मत मिलते हैं उन सदस्यों में से, लोकसभा जो सांसद हैं वो वोट करते हैं, जिसको ज़्यादा मिलते हैं वो फिर अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रधानमंत्री के 4 कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के 4 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के 4 कार्य लिखने थे। तो प्रधानमंत्री हम जानते हैं कि उसको बहुत सारी उपाधियां दी हैं, जैसे कि धुरी के केंद्र के उसमें कहते हैं कि सारे जो नक्षत्र हैं वो उसी के नक्षत्रों में चंद्रमा की भांति हैं, सारे नक्षत्र उसके आसपास घूमते हैं, वो उसकी धुरी है ना। ये सब कुछ सरकार की धुरी है, इस प्रकार से। तो प्रधानमंत्री का इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि राज्यों में मुख्यमंत्री का, ठीक, वो कड़ी होता है राष्ट्रपति के बीच में और मंत्रियों के बीच में, मंत्रिपरिषद के बीच में, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेते हैं या जो विचार करते हैं वो राष्ट्रपति से को उनसे अवगत कराता है, ठीक है, और राष्ट्रपति की बातें मंत्रिपरिषद से। चलिए, तो मेन मैंने जो पॉइंट लिखे हैं वो ये है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम सुझाना, यानी कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। संसद तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी को नहीं ले सकते, तो कौन कौन बनेगा मंत्रिमंडल में, कौन कौन जाएगा, उनके नाम सजेस्ट करना राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति उनके नामों पर मोहर लगाता है और मंत्रियों के त्याग पत्र व बर्खास्त करने की सलाह देना। कौन सा है जो त्याग पत्र दे रहा है, या उससे त्याग पत्र लेना है या उसको बर्खास्त करना है, अगर कोई ऐसा काम करता है तो सांसद, है ना। तो ये भी राष्ट्रपति को उसकी भी सलाह देता है, ठीक है। उसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना, विभागों के बंटवारे का निर्णय लेना, यानी मंत्रियों के बीच जो विभाग है वो बटेंगे, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य बहुत सारे हैं, क्योंकि सारे काम जो कहे थे, नाम तो हमारे भारत में नाम राष्ट्रपति का होता है पर काम सारे एक्चुअली प्रधानमंत्री के ही होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ
वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है ना, संसद को या प्रधानमंत्री को। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसकी तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें कि ऐसे वरीयता क्रम, एक सूची होती है जिसमें लोगों के नाम होते हैं। जैसे कि 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों के नाम है, मुझे वोट देना है, ठीक है। तो मैं कहूँगी पहले फेवरेट कौन है, तो मैं पहले मान लो 2 नंबर वाला व्यक्ति जो चस्पा है उस सूची में, ऐसे ही छाप देते हैं, कोई उसमें वो नहीं, तो उसमें मान लो मुझे 3 नंबर वाला अपनी वरीयता दूंगी कि फर्स्ट ये इसको चुना जाना चाहिए। अगर इसको नहीं मिले वोट सारे, इसका ना बहुमत भी हासिल करना होता है, तो फिर अगले वाला दूसरी चॉइस कौन सी है, तीसरी चॉइस कौन सी है, पांचवी छठवीं, ऐसे क्रम दे देते हैं, वरीयता क्रम, है ना। तो ये एकल संक्रमणी, जब किसी एक व्यक्ति, फिर पहली चॉइस देखी जाती है कि सभी लोगों की पहली चॉइस ज्यादातर लोगों की कौन सी है, उसको बनाते हैं। जब स्पष्ट नहीं होता तो फिर दूसरी देखी जाती है ना, दूसरी चॉइस किसको चुना गया है सबसे ज्यादा, ऐसे करके चुना जाता है। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिखेंगे कि इसे वरीयता प्रणाली भी कहा जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को इसे वरीयता प्रणाली भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, वरीयता क्रम तय करते हैं, क्योंकि मतदाता मत देते समय, क्योंकि मतदाता मत देते समय अपनी पसंद का वरीयता क्रम तय करता है ना, वरीयता क्रम तय करता है, इसलिए इसको वरीयता प्रणाली भी कहा जाता है, तय करता है ना। भारत में या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इस पद्धति से होता है, इस पद्धति से होता है ना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इस पद्धति से होता है। इसके अलावा हम इसका अथवा चलते हैं, अथवा का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 11 का अथवा है कि वयस्क मताधिकार क्या है या किसे कहते हैं। तो एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर, एक निश्चित आयु प्राप्त सभी नागरिकों को है ना, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत में मतदान की आयु कितनी है, 18 वर्ष, है ना। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं थी पर जरूरी है। तो वयस्क मताधिकार क्या होता है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बिना किसी भेदभाव के, यानी यदि उस देश के नागरिक एक निश्चित आयु, जो आयु निश्चित की गई है संविधान द्वारा, उसको प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, है ना, या धनी हो, निर्धन हो, किसी भी जाति वर्ग का, किसी भी संप्रदाय का, उसको मत देने से मना नहीं कर सकते। इसको वयस्क मताधिकार, यानी वो वयस्क हो गया। अपने भारत में पहले 21 वर्ष थी, अब 18 कर दी गई है। तो हर 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार है, इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्क मतलब वो आयु जिसमें उसको वयस्कता का एक पैमाना माना गया,
ये एज के बाद व्यक्ति वयस्क होता है या एडल्ट होता है ना। तो वो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान की प्रस्तावना लिखिए। तो संविधान की प्रस्तावना यहाँ मैं नहीं लिखूंगी, आपको पता है क्योंकि हम भारत के लोग भारत को आत्मार्पित होके ये अंगीकृत करते हैं, है ना। तो आप ये जब भी पीछे की जो किताब है उसमें लिखा होगा तो उसको लिख लीजिएगा। इसका 12 का दूसरा वाला करवा देती हूँ, अथवा वाला, है ना। 12 का जो अथवा है उसको मैं करवा देती हूँ, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आपकी किताब पे भी फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है, वो पूरी की पूरी आपको याद करनी है, ठीक। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैबिनेट, उसमें पूछा है कि भारतीय संविधान सभा पर एक नोट लिखिए, यानी संविधान सभा क्या थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका आंसर कैबिनेट मिशन की, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, यानी उसने इसको सजेस्ट किया था, है ना, संस्तुति पर जुलाई 1946 में 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, है ना। और इसमें कितने सदस्य थे, इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रांतों के, है ना, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, और 93 देसी रियासतों के थे, ना, देसी रियासतों के प्रतिनिधि, है ना। इनके प्रतिनिधि तो आए थे सभी के, चाहे प्रांतों के हो, क्योंकि उसमें भी चुनाव हुआ था, है ना, संविधान सभा के लिए भी। और 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत जो उस समय थे उनके थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और 93 भारतीय देसी रियासतों के, ठीक है। लगभग 562 के करीब उस समय रियासतें थी। तो इसकी पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। व अंतिम कब हुई, 24 जनवरी 1950 को, है ना। यानी ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ था ना। तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा जो है ये, हालांकि विभाजन के बाद ये मेंबर कम हो गए थे, है ना। और आगे इस पे जब कभी आपको पढ़ाएंगे या आगे क्वेश्चन आएगा तो वो लिखवाएंगे। तो ये आपका 12 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, है ना। और इसके साथ ही हम ये वाली वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कैसी लगी जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे अप्रिसिएट करते हैं, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी ऐसे क्रम में, क्योंकि अब क्वेश्चंस लगभग, अभी तो खैर आपका बहुत सारा अभी बाकी है जो मुझे वीडियो डालनी है। स्वतंत्रता स्टार्ट कर दी थी मैंने, लेकिन बीच में रिवीजन टेस्ट आ जाने के कारण मैंने सोचा पहले इसको हल करवाएं। आपकी तरफ से कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे सजे कि मैडम ये करवाइए, है ना। तो इसके बाद हम फिर चलेंगे क्वेश्चन आंसर कैसे करवाने हैं, क्या करवाना। तो सारे वीडियो आपको मिले, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे साल हमको साथ साथ चलना है परीक्षा तक। और आगे ये भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।